एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि जो लोग कानून बनाते हैं, अगर वही लोग सबसे ज़्यादा कानून तोड़ने के आरोपी हों, तो क्या कानून वाकई में सबके लिए बराबर हो सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो डेमोक्रेसी को ऊपर से नहीं अंदर से खोखला करती है। एक सच जो हम सब जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। इसका नाम है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी क्राइम करने वाले लोगों का पॉलिटिक्स में आना। ये वीडियो किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या एक आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो सिस्टम के खिलाफ है। इस वीडियो में हम स्लोगन नहीं, फैक्ट्स और लॉजिक की बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्रिमिनलाइजेशन होता क्या है, ये सिस्टम का हिस्सा कैसे बना, क्रिमिनल कैंडिडेट्स जीत क्यों जाते हैं, इंस्टीट्यूशन फेल क्यों हो जाती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है। आइए एक एक करके पांचों टॉपिक को समझते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि कोई नेता प्रोटेस्ट में गिरफ्तार हुआ हो। यहाँ बात हो रही है सीरियस और वायलेंट क्राइम की, जिनका सीधा असर आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 47% मिनिस्टर्स ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किया है। और फिर भी ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक लीगल डिफरेंस का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी प्रॉब्लम इसी एक लाइन के आसपास घूमती है। इंडिया के लॉ के हिसाब से जब तक कोर्ट किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं करता है, तब तक वो इलेक्शन लड़ सकता है। सुनने में ये रूल बिल्कुल फेयर लगता है, क्योंकि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। लेकिन अब इस रूल को ग्राउंड रियलिटी के साथ जोड़कर देखिए। इंडिया में सीरियस क्रिमिनल केसेस के ट्रायल अक्सर 8 से 10 साल या 15 साल तक चल जाते हैं। विटनेस या तो होस्टाइल हो जाते हैं या फिर केस पर बार बार एडजॉर्नमेंट मिलती रहती है। इस दौरान एक व्यक्ति 2 से 3 इलेक्शन लड़ सकता है, पूरे पॉलिटिकल करियर में पावर में रह सकता है और क्रिमिनल को जेल में भी VIP ट्रीटमेंट मिलती है। जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा है, बिहार के एक प्रसिद्ध बाहुबली अनंत सिंह जो जेल में रह करके इलेक्शन लड़े। कानून के कागज पर ये रूल बिल्कुल फेयर है, लेकिन ग्राउंड पर ये रूल क्रिमिनल्स के लिए टाइम बाइंग मशीन बन चुका है। अब लॉजिकली सोचिए, अगर पब्लिक को पता है कि कैंडिडेट क्रिमिनल है, फिर भी वो जीत कैसे जाता है? तो इसका सीधा जवाब है इंसेंटिव। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक वेल डिज़ाइंड साइकिल है। क्राइम पैसा देता है, पैसा पावर देता है, पावर प्रोटेक्शन देती है और प्रोटेक्शन क्राइम को और बढ़ा देती है। और इस साइकिल का नाम है पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन लूप। आइए इसको डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इलीगल माइनिंग चल रही है। एक लोकल स्ट्रॉन्गमैन पैसा कमा रहा है, वही पैसा इलेक्शन में लगता है। इलेक्शन जीतने के बाद पुलिस ट्रांसफ़र हो जाती है, रेड बंद हो जाती हैं, विटनेस अनसेफ हो जाता है और क्रिमिनल बन जाता है जनप्रतिनिधि और केस बंद हो जाते हैं। इस कहानी में सब कुछ बदलता है, पुलिस, फाइल, विटनेस, बस एक चीज़ नहीं बदलती, आम आदमी का डर। ये होता है क्राइम का पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग। अब तक जो आप लोग इमेजिन कर रहे थे वो होता है आंध्र प्रदेश के फॉर्मर CM YS जगनमोहन रेड्डी के साथ। CBI और ED की चार्जशीट के मुताबिक इनके ऊपर इलीगल माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के केसेस चल रहे होते हैं। बाद में CM बने और सारे केस खत्म हो गए। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जिन पर लगभग 52 केसेस पेंडिंग थे, जो CM बनते ही खुद पर लगे मुकदमे वापस ले लिए। अब सवाल उठता है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती हैं? इसका सीधा जवाब है विनेबिलिटी और ब्लैक मनी प्लस इलेक्शन फंडिंग और उसके बाद कम्युनिटी कंट्रोल। ADR की एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट के जीतने के चांसेस लगभग 15.5% है, जबकि नॉर्मल बैकग्राउंड कैंडिडेट के चांसेस लगभग 4.5% है। इसलिए भी पॉलिटिकल पार्टी पहले ऐसे लोगों को मौका देती हैं जिनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पार्टी के लिए एथिक्स ऑप्शनल होती हैं, विक्ट्री कंपलसरी है। और फिर पार्टियां जस्टिफिकेशन देती हैं कि जब तक कोर्ट से सज़ा नहीं हुई है तब तक इनका कैंडिडेट क्रिमिनल नहीं है। यानी लॉ को शील्ड बनाकर मोरालिटी को साइड में रख दिया जाता है। लेकिन सच थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव के मतदान के बिहेवियर को समझें तो ये पता चलता है कि 79% अपर कास्ट लोगों ने NDA को वोट किया,
जबकि 16% अपर कास्ट लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया, 82% यादवों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया और 44% दलित ने बीएसपी को वोट किया और 92% मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया। इससे ये पता चलता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर एक ही पार्टी को वोट कर रहे हैं, बिना ये देखे कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड कैसा है। इनमें से कई वोटर्स सोचते हैं कि हमारी कास्ट का है, हमारा काम करता है, दूसरा और भी ज़्यादा खराब है। इस लॉजिक को कहते हैं कलेक्टिव मोरल कॉम्प्रोमाइज़, या आसान भाषा में यूँ कहें कि सब लोग मिलकर गलत को सही मान लो। जब हर वोटर ये मानता है कि मेरा वोट अकेला क्या बदलेगा, तो मिलकर वो सबसे गलत चीज़ को भी नॉर्मल बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि क्रिमिनल केसेस डिस्क्लोज करो, पार्टीज रीज़न बताएं, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट इंश्योर करता है, अवेयरनेस बढ़ाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है और कोर्ट लॉ नहीं बना सकती है। लेकिन पार्लियामेंट में कई एमपी खुद क्रिमिनल केसेस वाले हैं, इसलिए वो ऐसा कानून बनाना नहीं चाहते हैं जो उनके ऊपर ही लागू हो जाए। इलेक्शन कमीशन पावरलेस नहीं है लेकिन लिमिटेड है, सुप्रीम कोर्ट कंसर्न्ड है लेकिन बाउंड है, और पार्लियामेंट जहां से सॉल्यूशन आना चाहिए वही प्रॉब्लम का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। आइए अब समझते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो लोग सिस्टम रिफॉर्म करेंगे वही लोग सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि इस रिपोर्ट में साफ साफ पता चल रहा है। इसलिए रेडिकल रिफॉर्म नहीं होते हैं, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं। सॉल्यूशन इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होने चाहिए। ये रिफॉर्म थ्योरेटिकल नहीं है, ये दुनिया के कई डेमोक्रेसीज में पहले से हैं। मर्डर, रेप, किडनैपिंग, करप्शन जैसे हीनियस ऑफेंस में चार्ज फ्रेम होते ही इलेक्शन लड़ने पर रोक लगे। पॉलिटिशियंस के क्रिमिनल केसेस को 1 से 2 साल के अंदर डिसाइड करना मैंडेटरी हो। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को टिकट देने पर पार्टी पर फाइन, सिंबल रिस्ट्रिक्शन या फंडिंग कट जैसे पेनाल्टी होनी चाहिए। कैंडिडेट के क्रिमिनल केसेस बैलेट पेपर पर, ईवीएम स्लिप पर और एडवर्टाइजमेंट में सिंपल भाषा में क्लियर लिखे होने चाहिए। सरकार लिमिटेड और ऑडिटेड इलेक्शन फंडिंग दे ताकि ब्लैक मनी और मसल्स पावर का रोल कम से कम हो सके। विटनेस प्रोटेक्शन लॉ का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। गवाह अगर सेफ होंगे तो पावरफुल नेता केस से बच नहीं पाएंगे। पुलिस ट्रांसफ़र और प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के हाथ में होनी चाहिए। अगर कोई नेता एक से ज़्यादा सीरियस क्राइम में कन्विक्ट हुआ हो तो उस पर ज़िंदगी भर इलेक्शन लड़ने पर बैन होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंट कैंडिडेट सिलेक्शन और इंटरनल इलेक्शन कंपलसरी, ताकि विन एबिलिटी ओवर क्रिमिनलिटी कल्चर ख़त्म हो सके। अगर नोटा को हाईएस्ट वोट मिले तो इलेक्शन कैंसिल हो और नए कैंडिडेट्स आएँ, इससे वोटर का प्रेशर बढ़ेगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं की वजह से नहीं होता है, ये होता है इसलिए क्योंकि हम धीरे धीरे गलत के साथ जीना सीख लेते हैं। लोकतंत्र एक दिन में नहीं गिरता है, वो हर इलेक्शन में थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होता है। जब हम गलत को एक्सेप्ट कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कन्वीनियंट लगता है। याद रखिए, वोट सिर्फ अपना फ्यूचर चूज़ करना नहीं होता है, वोट ये डिसाइड करता है कि हम किस तरीके का देश अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि नेता कितना पावरफुल है, सवाल ये है क्या हम अब भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और ये याद रखिए कि वोट सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी है। क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का इशू नहीं, सिस्टम का फेलियर का रिजल्ट है, और सिस्टम को सुधारने के लिए कानून, इंस्टीट्यूशन, पार्टीज़ और वोटर्स सबको बदलना पड़ेगा। धन्यवाद।